हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो आज आप क्या देखने वाले हैं? क्या ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने अपने ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे होंगे, जैसे कि आपका स्केल हुआ, कंपास हुआ, डी हुआ। तो आज हम देखेंगे कि उनका क्या यूज है और किस तरीके से हम उनकी हेल्प से ज्योमेट्री कर सकते हैं। ज्योमेट्री इन द सेंस कि आपको कुछ फिगर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, लाइंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज हम ज्योमेट्री में समझेंगे। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझनी है बच्चों आपको, कि एग्जांपल्स आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा कि आपसे एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Help Suhani to complete the given picture by drawing circles of given radii using compass. Basic geometrical ideas. यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको बोला हुआ है कि ये आपके रेडियस है और आपको इनकी हेल्प से क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। और आपको पता है कि जब हमारे पास रेडियस हो तो सर्कल ड्रॉ करना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। हम क्या करेंगे कि आपको 1 सेंटीमीटर बोला है, आप अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसे रखकर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अभी तो ये हमने ओरली देखा, अब इस चीज को हम कैसे करेंगे इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपकी जब बात आती है सम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की, तो सबसे पहले आपका आता है पॉइंट। कि पॉइंट क्या है जिसके पास ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है और ना ही कोई थिकनेस है। अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। तो अगर ये आप इनको आप पॉइंट्स कहें तो कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर तो देखिए ऐसे रखकर कुछ होगा नहीं, लेकिन आप अपने अगर नोटबुक्स में अगर झट से अगर पेंसिल को रखते हैं तो छोटा सा पॉइंट बनता है, वही आपका पॉइंट के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है। आप इसे लेबल कर सकते हैं, पॉइंट ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, पूरा अल्फाबेट आपका है, कोई भी अल्फाबेट यूज कीजिए और इसे लेबल कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। फॉर mark any two points A and B on a paper and join A to B. The straight path for A to B it's called the line segment. और जब आपसे कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, तो उसका मतलब क्या है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है और एंड आपको 4 पे करना है, और ये बन जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट। उसके बाद लाइन सेगमेंट को बच्चों आप डिनोट कर सकते हैं ए और बी से, यही इसकी लेबलिंग पार्ट होती है। और लाइन सेगमेंट के पास ए बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ ए बी। ओके, आप इसे ए बी बोल सकते हैं, बी ए बोल सकते हैं। ये दोनों अल्फाबेट्स पसंद नहीं आ रहे तो जो आपकी चॉइस है आप वो भी अल्फाबेट्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों और अब हम बात करते हैं रे की। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन only is called a ray. It has one end point in the figure. AB is a ray whose end point is A. यानी कि जब आपकी बात होगी रे की, या इसमें सिर्फ आपका एक ही एंड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रे है, अब ये यहाँ से शुरू हुई है हमें ये पता है, लेकिन खत्म कहाँ पे होगी हमें ये नहीं पता है। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और ये हमारा एक रे का साइन इस पर मेंशन किया जाता है, जिससे हमें पता चले कि ए बी क्या मेंशन कर रहा है। Point A is called the initial point of AB and a ray has no definite length. हमें पता ही नहीं जाके वो एंड कहाँ पे होगी, तो हमें ये भी नहीं पता है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। जैसे कि हम कहते हैं सन रेस, तो सन रेस की हमें स्टार्टिंग तो पता है कि सन से आ रही है, लेकिन वो कहाँ कहाँ तक जा रही है ये आपको थोड़ी ना पता है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लाइन की। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनफिनाइटली एंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ लाइन। यानी कि ना तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई उसका एंडिंग पॉइंट है। आपकी जो लाइन है आप उसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी दोनों डायरेक्शन में। आप इसे ए बी से मेंशन करते हैं और उसके बाद ये आप दोनों तरफ एरो लगा के क्या मेंशन कर रहे हो कि आप इसे इस तरफ से भी बढ़ा सकते हो और इस तरफ से भी बढ़ा सकते हो, और इसकी कोई डिफिनाइट लेंथ आपके पास नहीं है। अब बच्चों हम देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। कि जब आपके दो लाइन एक दूसरे को काटती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। और दो ये लाइन जो है आपकी, ये क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 6A। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द पॉइंट्स मार्क बिटवीन ए एंड बी। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? देखिए ए और बी के बीच में बोला हुआ है, तो आपका सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। तो ये सारे आप ये बता सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो ये आपका क्या है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, एल एस बोल देंगे अगली बार से। ये आपका क्या है, ये आपकी रे है, यहाँ पर ये आपका पॉइंट है, ठीक है, और ये आपकी क्या बन जाएगी फिर, ये आप खुद बताएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच
ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये आपके लाइन सेगमेंट्स होंगी एस आर, क्यू पी और पी एस, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से दो को जोड़ दीजिए, ए एफ, एफ ई डी, डी सी बी, ए बी, इस तरीके से आप तीनों फिगर्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें लाइन सेगमेंट्स बताने हैं, तो ये आपका ए ई, फिर ई एफ और फिर एफ बी, इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स, रे एक्स वाई इज डिफरेंट फ्रॉम रे वाई एक्स। नहीं, ये पूरा ट्रू है आपका, ये दोनों ने फॉल्स है कि एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। एक मिनट, वाई एक्स एंड एक्स वाई, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि आप देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इनका बदल गया तो आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी अगर हम रे की बात करें तो ये फॉल्स होगा, दोनों सेम ही होंगे। अ रे हैज नो डेफिनाइट लेंथ, यस ट्रू। अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट, नो, टू एंड पॉइंट लाइन के नहीं होते, लाइन सेगमेंट के होते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो इस तरीके से आप इन्हें आंसर कर देंगे। फिर आता है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, कि हमने ये तो समझा कि लाइन सेगमेंट है क्या, लेकिन हम उसे मेजर कैसे करेंगे, अब ये समझते हैं। ये इक्विपमेंट आपको जो दिख रहा है बच्चों, इससे आप भली भांति वाकिफ है, और ये क्या है, ये है आपका स्केल, आप उसे रूरल भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी आपको कोई लाइन सेगमेंट इसमें मेजर करनी है, तो फॉर इन सपोज केस ये आपकी लाइन है, आप अपने स्केल को उठाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पर 0 पे रखेंगे एकदम, ठीक है, और जहां पे ये एंड होगा उसे आप मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3.5 पर एग्जैक्ट आपकी खत्म हो रही है, तो ये लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर की है, 3.5 सेंटीमीटर की। अब हमने इसे सेंटीमीटर क्यों बोला, क्योंकि बच्चों ये स्केल है और आपके बैग में या आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, आप जनरली देखेंगे कि उस पर यूनिट आपकी जो लिखी हुई होती है वो सेंटीमीटर में लिखी हुई है। तो जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि हर एक सेंटीमीटर के बीच में आपके 10 लाइंस हैं। ये 10 लाइंस क्या है, ये हमें बता रही है कि हर एक सेंटीमीटर में 10 प्रेजेंट होते हैं। ये हम ऑलरेडी, हमें पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़कर आए। तो 1 का मतलब क्या है, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, राइट, तो 0.1 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ पर 0 से अपनी लाइन को स्टार्ट करेंगे, और 5 तक तो आपको पता है कैसे जाना है। अब बोला 5.3, तो आप यहाँ पे 1 2 3, ये जो 3 ब्लॉक्स है इनको टिल यहाँ तक अपनी लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और ये बन जाएगी आपकी 5.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। आगे चलते हैं बच्चों, और अब आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 6B। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ फॉलोइंग लेंथ। तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास स्केल होगा, पेंसिल होगी, आप उसे शार्प कीजिए। और जब बोला 8.2 सेंटीमीटर, तो 0 से स्टार्ट कीजिए, 8 तक जाइए, जैसा कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट कीजिए, 8 तक आपको जाना है। फिर बोला है 0.2, सो 1 2, यहाँ पर कुछ आपकी ये लाइन लाई करेगी, ठीक है। तो इतनी लंबी लाइन आप ये यहाँ पे अपना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से आपको बाकी सब मेजरमेंट्स के लिए भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, स्केल को बाहर निकालना है, यहाँ पर 0 से रखना है, स्टार्ट करना, और वाई तक देखना है कि इसकी कितनी, ये कितना लंबा होगा, कितने इसकी सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पर जो भी मेजरमेंट आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, आपको वो लिख देनी है। सेम फॉर रेस्ट ऑफ द फिगर्स, यहाँ पर जितनी भी लाइन सेगमेंट्स दी हुई है सबके लिए आपको यही करना है। अब बात आती है कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स यूजिंग डिवाइडर। क्या हम एक डिवाइडर की हेल्प से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट आपकी बड़ी है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं बच्चों कि डिवाइडर होता क्या है। यहाँ पर आपने एक और इक्विपमेंट दिखा होगा रेदर देन योर कंपास के। कंपास में तो यहाँ पर एक हमारी नीडल होती है, बट यहाँ पर आपके डिवाइडर में कुछ नहीं होता। तो डिवाइडर की हेल्प से आप क्या करेंगे, फॉर इन सपोज केस आपको दो लाइंस दी है, ए बी एंड सी डी। तो आप ए बी को मेजर करेंगे, इतना ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ए बी को मेजर करा, फिर आप उसी ओपन को यहाँ पर रखेंगे। अगर ये आगे एक्सटेंड होता है तो उसका मतलब क्या है कि जो आपकी सीधी लाइन है वो बड़ी है, अगर कम एक्सटेंड हो मतलब खत्म हो जाती है लाइन तो छोटी है, और अगर इक्वली आता है कि जितना ये आया उतना वो आया तो मतलब इक्वल है। तो इसके बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि लाइन छोटी है, बड़ी है या फिर इक्वल है। आगे चलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम और इक्वल। टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। तो आपने दो लाइंस को मेजर करा, और जब आपने अपनी दूसरी कम डिवाइडर को ओपन करके मेजर कर लिया, फिर दूसरी लाइन पे रखा, तो आपको इक्वल मेजरमेंट ही मिली। इट मींस बोथ द लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्योंकि इन दोनों की मेजरमेंट एक दूसरे के इक्वल है। आगे चलते हैं, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6C।
यूजिंग द डिवाइडर फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स इट्स लॉन्गर। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज द सब्जेक्ट टू जो हमें प्रैक्टिकली करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन ये बहुत अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे क्या कह दिया है कि आप अपना डिवाइडर निकालिए, मेजर कीजिए और बताइए कि ये आपकी क्या है, ये लॉन्गर कौन है, तो आप इसे मेजर करेंगे और बताएंगे बाय ऑब्जर्वेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो इस डी वाले पार्ट में तो आपको पता चल रहा है कि जी एच जो है वो आपकी लॉन्गर मेजरमेंट है, ठीक है। बाकी सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप मेजर करेंगे तो वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर सी की बात करूँ तो एक्स वाई मुझे ज्यादा लॉन्ग लग रही है एज कम्पेयर टू पी क्यू, बट आप अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिवाइडर ओनली। Now question number 2. For each line segment given below, draw in your notebooks one congruent segment and name the segment. यानी कि पहले तो आपको इसे मेजर करना है कितना है, और सेम इतनी ही मेजरमेंट वाली एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो क्या कर रहे हैं आप कि आप दो कॉन्ग्रेंट लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट लाइंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर द लाइन सेगमेंट्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रेंट और नॉट, राइट यस और नो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इन दोनों को मेजर करेंगे। तो मुझे तो देखने से ये दोनों इक्वल नहीं लग रही है, बट हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ऐसा नहीं कह सकते। आपको ये डिवाइडर की हेल्प से, रूलर की हेल्प से, किसी भी की हेल्प से मेजर करना है। अगर इन दोनों की इक्वल मेजरमेंट आती है तो आप कह देंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, और नहीं आती है तो सिंपल मना कर दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एस्टिमेट द टोटल लेंथ ऑफ ईच ओपन कर्व, कि अब हमें टोटल लेंथ करनी है ना कैलकुलेट की कितनी होगी इनके ओपन कर्व की। तो पहले आप इसे मेजर कीजिए, इसे मेजर कीजिए और इसे मेजर कीजिए, और जो भी आपका सम आएगा तो ए एन प्लस एन एस प्लस एस एम, इन तीनों को आप मेजर कर देंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सेम फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है, तो आप इसे मेजर करके बता देंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि आपका एंगल। यहाँ पर एंगल में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एंगल ड्रॉ होता है वो होता कैसे। टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एन एंगल इन द फिगर, रे ए सी एंड रे ए बी मेक एन एंगल, दीज टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है आपकी, ये है आर्म्स ऑफ द एंगल। जब आपकी दो रे कनेक्ट होती हैं तभी तो, यानी कि कॉर्नर आपको देखने को मिलेगा, तभी तो एक एंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल। अब किस तरीके से हम एक एंगल की मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप अपने एंगल्स को मेजर करते हैं। मेजरिंग एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब ये है आपका प्रोटेक्टर। जनरली बच्चे अपनी क्लासेस में इसको डी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं डी? क्योंकि जो इसकी शेप है वो कैसी है, वो डी है, ठीक है। और ये अब अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहूँ तो इसका जो प्रॉपर नेम है वो है आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में आप क्या देखेंगे बच्चों के इनर और आउटर दोनों तरफ आपकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं, राइट। अब यहाँ पर ये मेजरमेंट्स हमें अंदर बाहर दोनों अलग अलग दिए, तो हमें कंसीडर कौन सी करनी है, इनर मेजरमेंट्स और आउटर मेजरमेंट्स, कौन से एंगल पे। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है बच्चों, क्योंकि आपके इजी टू कैलकुलेट करा हुआ है कि जिस तरफ भी आपकी लाइन जाएगी, अगर इस तरफ जाती है तो यहाँ पर आप इसे कंसिडर कीजिएगा, और इस तरफ जाती है तो उस तरफ से आप कंसिडर कर लीजिएगा और मेजरमेंट आ जाएगी। अब इसे मेजर कैसे करना है वो समझते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर, कि अब हम कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो चलिए समझते हैं। लेट अस ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी जो हमारी होगी ए बी, क्योंकि बेस तो हमें चाहिए, ठीक है। अब ए बी ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि जो आपका पॉइंट है ए, ये जो पॉइंट है ना ए, यहाँ पर अपने डी को रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है डी में, आप बीच में देखेंगे एक पॉइंट होता है सेम, यहाँ पर आप उसे रख देंगे। यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 90 डिग्री है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, मोस्ट ऑफ द डीज में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप इसे रखेंगे। अब आप देख लेंगे कि 65 आपका कहाँ लाई कर रहा है। तो 65 आपका लाई कहाँ करेगा, यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं करेगा, 70 और 60 के बीच में करेगा ना, तो कुछ यहाँ पे करेगा, हाँ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ पे आपने सर्कल डॉट कर दिया, आप प्रोटेक्टर को हटा दीजिए और इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ अ रूलर मैच कर दीजिए। बन गया आपका 65 डिग्री का एक एंगल। अब हम समझेंगे बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं बाइसेक्शन क्या होता है, कि जब आप एंगल का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि आपके पास एंगल 30 है तो उसका बाइसेक्शन क्या होगा, 30 का आधा क्या होता है 15 एंड 15, राइट।
20 है तो 10 and 10, इस तरीके से आप बाइसेक्शन करते हैं किसी एंगल का। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एन एंगल कैन बी बाइसेक्ट इन द फॉलोइंग वे बाय पेपर फोल्डिंग। आपने कहीं पर अपना एंगल फॉर्म किया हुआ तो आप उस पेपर को ही फोल्ड कर दें। 90 डिग्री का एंगल है, आपने उसे फोल्ड कर दिया तो जो एक छोटी सी लाइन आपकी फोल्डिंग के बाद आ जाती है तो वो आपका क्या हो जाएगा कि बाइसेक्शन हो गया, 45 45 दो सेक्शन में डिवाइड हो गया है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल बाय पेपर फोल्डिंग। आपने क्या किया कि आपने अपना एंगल ड्रॉ करा, व्हेन यू अनफोल्ड इट, सॉरी, look at the angle AOB, draw such an angle on a paper or trace it on tracing paper, to bisect it we fold the paper through O, यानी कि ये आपका एंगल है और आप पॉइंट ए से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये है ना, मतलब अगर आपका, तो इस एंगल को, अगर एंगल ऐसे है तो आप इसे फोल्ड कर देंगे। तो जब फोल्ड करके आप इसे ओपन करेंगे तो क्या फाइंड आउट करेंगे कि एक छोटी सी आपकी लाइन बन रही होगी, ठीक है। वो लाइन आपकी कुछ यहाँ पे ओडी जैसा डिनोट कर रही होंगी और यही होगी आपका बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल। So this method of bisecting an angle is used only to show the meaning of bisection of an angle. This method will spoil the figure and crumple the paper. अब आप फोल्ड कर रहे हैं, किसी बच्चे ने अच्छी तरीके से किया, किसी ने अच्छी तरीके से नहीं किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो अच्छा खासा एंगल बनाया हुआ है वो खराब हो जा रहा है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बढ़िया मेथड है कि आपको बाइसेक्शन समझना है कि दो हिस्सों में बढ़िया है, लेकिन अगर आपको क्लियरली करना है, काम अच्छी तरीके से करना है और आपके एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले मेथड को यूज करेंगे, बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। इसमें आप क्या करते हैं, ड्रॉ एन एंगल एओबी ऑन अ पेपर, टू बाइसेक्ट द एंगल एओबी विद द प्रोटेक्टर we proceed as follows. Place the protector on the angle so that the midpoint of the baseline falls on O dash and the baseline falls on angle O. सिंपल सी बात है, आपने 65 ड्रॉ किया है, राइट, या फिर समझ लीजिए आपने 90 ड्रॉ किया है। आपको पता है 90 का आधा क्या होगा, 45। जहां पे भी आपको 45 दिख रहा है, जैसे आपने 65 के लिए पॉइंट किया था, आप वहां पर 45 के लिए पॉइंट करेंगे और जो आपका पॉइंट है, सेम पॉइंट है, उसे वहां से मैच कर देंगे, खत्म बात, हो गया बाइसेक्शन। अब बच्चों आपके पास आती है आपकी एक्सरसाइज 6D। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, नेम देम। तो यहाँ पर आपके टोटल 3 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल लेबलिंग करने का एक मेथड होता है कि जिस भी एंगल के आप बारे में बात कर रहे हैं वो हमेशा आपका मिडिल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एंगल ए के बारे में बात कर रही हूँ तो BAC, ए बीच में आएगा। बी के बारे में बात कर रही हूँ तो ABC, सी के बारे में बात करूंगी तो एंगल ACA। इस तरीके से आप इन्हें लेबल करेंगे। यहाँ पर टोटल 4 आपके बन रहे। आप ये नहीं चाहती, दूसरी तरीके से मेंशन करना चाहती तो एंगल S, एंगल R, एंगल Q और एंगल P। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसकी हेल्प से अपने एंगल को मेंशन कर सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द 2 फिगर्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। अब यहाँ पर हमें लेबल करना है, तो एक होगा आपका एंगल A और दूसरा आपका होगा एंगल CAB, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें लेबल कर देंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एंगल्स हुज मेजर्स आर। तो आपको 60, 110, 75 कुछ नहीं करना है बच्चों, एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए और लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रोटेक्टर को रखिए और फिर वहां पर जहां पर भी 60 आपको दिख रहा है पॉइंट कीजिए और उसे मैच कर दीजिए। तो आराम से आप 60, 110, 75 इन सबके एंगल्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट यूज योर एस्टिमेशन स्किल्स टू एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल, write it down, next with the help of a protector measure the following angles and compare these figures with your estimates। यहाँ पर क्या करना है कि आपको एस्टिमेट लगाना है कि कितने का हो जाएगा ये एंगल, ठीक है, और फिर आपको मेजर करना है और देखना है कि ये सही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे देखने से क्या लग रहा है कि ये आपका एक एक्यूट एंगल है और शायद अगर मैं इसे देखूं तो ये 60 समथिंग में कुछ लाई करेगा। एक्सेप्शन लगा रही हूँ मैं, मुझे प्रॉपर नहीं पता है, ये आपका 90 होता तो ऐसे होता, तो ये 100 या 110 हो सकता है। अब आप इसे मेजर कीजिए और बताइए कि कितने का हो जाएगा, ठीक है। 120 भी हो सकता होने के लिए, तो तुक्का लगा रहे, तुक्का लगाइए और फिर मेजर करके बता दीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ड्रॉ एनी एंगल एक्स और वाई ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड बाइसेक्टेड बाय। तो बच्चे आप कर सकते हैं कि एंगल ड्रॉ करना है, पेपर को फोल्ड करना है और फिर आपको बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल विद द हेल्प ऑफ अ पेपर फोल्डिंग मेथड आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एन एंगल AOB 80 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर बाइसेक्टेड। तो एंगल AOB है तो आपको पता है 80 का हाफ क्या होगा, 40। तो आप इसे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेंशन भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल है। सबसे पहले कैटेगरी जो आपके पास आती है वो आती है एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास है ना एक मेजरिंग स्केल है 90 डिग्री का, कि 90 डिग्री से जो छोटे एंगल्स हैं वो तो हो जाएंगे आपके एक्यूट एंगल, सिंपल। अब जो 90 डिग्री हो उनके लिए क्या करें जी, उनके लिए आपके पास एक अलग स्टेटमेंट है जो कि आपका राइट एंगल। तो 90 डिग्री से छोटे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री ही है, इक्वल है 90 डिग्री के, तो राइट एंगल। और आप इसे मेंशन कैसे करते हैं, आप इसे यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करते हैं। तो अगर 90 डिग्री से छोटे होंगे तो देखिए कहाँ जाएंगे, इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वो टिल्टेड हो जाएंगे। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि आपके एंगल्स होते हैं 90 डिग्री से बड़े। तो यहाँ पर आपका जो स्लाइटमेंट होगा वो किस तरह होगा, टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, वहां की तरफ एक्सटेंड करेंगे वो, और ये हो जाएंगे आपके ऑब्ट्यूस एंगल। फिर आपके पास आता है स्ट्रेट एंगल, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। अगर 90 डिग्री ऐसा है और दो ऐसे ऐसे हो गया, मतलब पूरा स्ट्रेट ही हो गया, तो कम आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6E, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट। तो 100 है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। 10 है तो एक्यूट, 1 है तो एक्यूट, 91 है, सिंग एक भी बड़ा है तो बड़ा है तो ऑब्ट्यूज होगा आपका। ये आपका राइट एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूज है, ये भी आपका ऑब्ट्यूज है। ठीक है, 180 होगा तभी कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। सेम प्रोसेस वी हैव हियर। ये आपका क्या है, एक्यूट है, ये क्या है, ये आपका ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, इस तरीके से आप बता देंगे, ये भी आपका ऑब्ट्यूज है। तो आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि जब एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, कुछ इस तरीके से कि ये आपकी ए बी लाइन है और सी डी क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर, तो ये बन जाता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब ही यही होता है कि आप क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। We see that the electric pole is perpendicular to the ground, the wall is perpendicular to the floor of the room. तो हर एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है, क्योंकि स्ट्रेटली परपेंडिकुलर ही आपने सेट किया हुआ है। We see that when two line segments are perpendicular to each other, all the angles formed are right angles. तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके 90 डिग्री के एंगल। आगे चलते हैं आप। Given a line segment AB and a point P on it, draw line segment PQ perpendicular to AB। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप डी की हेल्प से सीधा रखें, 90 डिग्री को मेजर करें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, तो आपने कर दिया है परपेंडिकुलर AB को। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड मेथड आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस सेट स्क्वायर्स वन as shown in figure with its edge coinciding with AB and hold it tightly without disturbing। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपने दोनों स्क्वायर्स को अरेंज करना है। प्लेस द सेकंड सेट स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, द कॉर्नर having the right angle of the set square should be coincide with P in the position. Hold the set square too tightly and draw the segment PQ along the edge of the set square. Lift the set squares. Now PQ is perpendicular. आप जनरली देखिए कि आप इसे इस तरीके से जब अरेंज करते हैं तो ये क्या बना रहा है, आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हो गया परपेंडिकुलर, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, खत्म। बाकी आपको इजी के लिए देखा जाए तो आपका प्रोटेक्टर वाला मेथड ज्यादा इजी है। आगे चलते हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में समझते हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में मतलब क्या होता है कि दो लाइंस जिन्हें कितना भी आगे एक्सटेंड क्यों ना कर दिया जाए, वो दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू जी एच, के एल इज पैरेलल टू एम एन, पी क्यू, इस तरीके से आप इन्हें बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइंस को विद द सेट ऑफ स्क्वायर्स। तो चलिए समझते हैं। ड्रॉ अ लाइन थ्रू पी विच इज पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको अपने स्केल्स को सेट करना है। प्लेस वन एज ऑफ द राइट एंगल ऑफ एनी सेट स्क्वायर अलोंग ए बी। तो हमने यहाँ पर एक को तो रख दिया ग्रीन वाले को ए बी के सेट में, ठीक है, राइट एंगल में, सॉरी यहाँ पर आपने इस तरीके से अरेंज किया। नाउ क्वेश्चन नंबर step number 3, press the second set square in position and slide the first set square until its edge passes through the P। तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपने यहाँ पे सेट किया है इसे शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है, टूवर्ड्स P। अब जैसे ही आपने इसे शिफ्ट किया, आप एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। Draw the line through P with the help of the edge passing through P. While drawing this line, the first set square must be pressed in position। तो पहला पहला वही रहना चाहिए, दूसरे वाले को आप आगे एक्सटेंड कर
90 डिग्री के साथ उस तरीके से फॉर्म कर देंगे। आगे चलते हैं। एंड नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6F, स्टेट whether the line segments are perpendicular to each other or not, right yes or no। तो ये आपका क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, ये है या नहीं है ये आप बताएंगे। बाकी देखिए यहाँ पर आपको कहीं ये नहीं बोला था कि स्ट्रेट पे बनानी है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, तो आप देख के बताएंगे कि होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ सुटेबल लेंथ, मार्क अ पॉइंट P above it, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू यूजिंग सेट ऑफ स्क्वायर। तो जो मेथड अभी मैंने आपको समझाया डिट्टो इसी तरीके से आपको अपने परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB is equal to 5 centimeter, make a point C on it, ड्रॉ लाइन सेगमेंट CD परपेंडिकुलर टू AB यूजिंग प्रोटेक्टर। कि सिंपल सी बात है कि 5 सेंटीमीटर होगा तो नेक्स्ट आप अपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। 90 डिग्री का गैप ले लीजिए और कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ ट्राइंगल की। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल का मतलब क्या है, फिर कितने तरह के ट्राइंगल है वो भी समझेंगे। ये आपका ट्राइंगल है, जब तीन साइड्स एक साथ जुड़ती हैं तो आपका ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्राई। ट्राई मीन्स थ्री साइड्स, ठीक है। अगर थ्री साइड्स है तो थ्री एंगल्स भी होंगे। ये जो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये आपके वर्टेक्स होते हैं और साइड्स होती हैं आपकी ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट्स है वो इक्वल है, तो ये बन जाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जहां पर आपके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा ट्राइंगल जहां पर आपके अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल नहीं होगी। आगे आपके पास आता है स्केलन ट्राइंगल जहां पर आप देखेंगे कि तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट्स दी हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे 10 है, 6 है, 5 है, कोई भी एक दूसरे के सेम नहीं है, तो ये बन जाएगा स्केलन। ये जो आपने क्लासिफिकेशन किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स किया है, क्योंकि क्या बात कर रहे थे, पहले में भी साइड देखी 4 4 4, दूसरे में भी साइड देखी और तीसरे में भी साइड देखी, तो हम अपने ट्राइंगल्स को उसमें क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो साइड के बेसिस पर आपकी ये क्लासिफिकेशन थी, एंगल्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ एक्सरसाइज 6G, study carefully the measure of sides of the triangle below and then classify the triangles as equilateral, isosceles और scalene। तो यहाँ पर 11, 8, 9 तीनों एक दूसरे के अलग हैं, तो ये हो जाएगी स्केलन। 15, 15 एंड 7 तो ये हो जाएगी आइसोसेलेस। 4, 8, 6 तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्केलन। इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। तो ये आपका क्या है, ये है आइसोसेलेस, नहीं स्केलन होगा, तीनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा स्केलन। उसके बाद ये भी, ये अभी आपका स्केलन है, ये आपका हो जाएगा इक्विलेटरल। तो इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर देंगे। लास्ट वाले में आप बताइए कौन सा होगा, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल्स। अब हमें सर्कल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले सर्कल मतलब क्या है, कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, यही आपका सर्कल है। लेकिन यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ सर्कल जिसके बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपका सर्कमफेरेंस आता है। सर्कमफेरेंस का मतलब यही है कि जो आपका एक कंप्लीट सर्कल बनता है, जो उसकी मेजरमेंट होती है, इट मीन सर्कमफेरेंस। अगर आप नॉर्मली देखें तो आप पेरीमीटर भी कह सकते हैं, बट सर्कल के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, जिसे हम रिफर करते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। यहाँ पर जब आपके सेंटर, ये आपका सेंटर है, सेंटर ओ से टच कर कर कोई लाइन सर्कल के पार्ट को, लाइन को टच करती है, तो सिंपल सा मतलब क्या है, वो रेडियस है। अगर वो सेंटर को ओवर क्रॉस करती है, कि यहाँ से शुरू हुई लाइन आपकी सेंटर से बी पे खत्म हुई, तब तो रेडियस है। लेकिन ओ से शुरू हुई और बी तक गई, बी से शुरू हुई और ए तक गई, यानी कि ओवर क्रॉस करके गई, तो ये बन जाएगा आपका डायमीटर। सिंपल सा रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस के बीच में, कि जो आपका रेडियस होगा वो डबल हो जाए तो डायमीटर बन जाएगा, और जो आपका डायमीटर है वो आधा हो जाए तो वो रेडियस बन जाएगा। इसके बाद जो आपका डीई है, यानी कि सेंटर से टच नहीं कर रही है लाइन सिंपली, तो ये जो डीई है बन जाएगा आपका कोड। अब इन्हीं सबकी हेल्प से आपकी बाकी चीजें फॉर्म होती हैं। नोट ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर मैं बात करूं कि रेडियस जो है जितने भी बनेंगे सर्कल में, क्या एक दूसरे के इक्वल होंगे, यस, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आगे चलते हैं। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये हमें ऑलरेडी पता है। नाउ circumference, the length of the circle or distance around it, it is perimeter or circumference of the circle। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर आप रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस बन जाएगा।
नाउ ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस के, अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए रेडियस। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। आप अपना कंपास ओपन करेंगे। ये इक्विपमेंट आपका होता है कंपास। यहाँ पर एक आपका स्पेस होता है जहां पर आप अपनी पेंसिल को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो कंपास की दूसरी निडल है उसके इक्वल आपको इसे रखना पड़ता है। कुछ इस तरीके से ये खुलता है। फिर जो आपकी निडल है आप इसे पॉइंट पर रखेंगे, और जो कंपास शुड बी ओपन टिल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे वो ओपन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर का ही एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट लीजिए और पॉइंट को बिना हिलाए हुए, कंपास को बिना मतलब ज्यादा डिस्टर्ब किए हुए सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, और ये बन जाएगा आपका सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6H। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर, अ रेडियस, अ डायमीटर। तो ये आपका सर्कल है, आप तो इसे कंपास की हेल्प से बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा सेंटर, ये आपका हो जाएगा रेडियस। यहाँ पर इसे अगर आप कंप्लीट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी सी, या ईडी कर देते हैं, ईएफ। ये आपका हो जाएगा कोड। तो इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। अगर डायमीटर आपका हाफ है तो रेडियस क्या होगा? तो आप इसे मल्टीप्लाई कर या डिवाइड। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 गया 1 मीटर आपका क्या है? डायमीटर है। यहाँ पे 2 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है डायमीटर क्या होगा, तो डबल कर दीजिए आप। यहाँ पे तो आपका 1 होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्योंकि रेडियस जो होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है ना, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। अगर डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ कर दीजिए। अगर 16 mm है तो रेडियस हो जाएगा 16 का हाफ क्या होगा? 8 mm। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर नेम द रेडियाई, कॉर्ड्स एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो ए बी है, देखिए सेंटर को ओवर क्रॉस कर रही है, तो ए बी क्या है आपका? डायमीटर। ई एफ आपका क्या है? कॉर्ड। ओ क्या है? सेंटर। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर कर बता देंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विद द हेल्प ऑफ अ कंपास ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियाई। तो आप कंपास लेंगे, पेंसिल को एडजस्ट करेंगे उसके अंदर, और 3.5 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन कर कर एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों अब हम सीखेंगे मेजरिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सो इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन नॉट मेजर द सर्कमफेरेंस पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ रूलर, क्योंकि वो आपका सर्कुलर है। ठीक है, सिंस इट इज अ कर्व फिगर सो वी यूज अ थ्रेड टू मेजर। आप क्या करेंगे? थ्रेड को प्लेस करेंगे यहाँ पर, और उससे सर्कल, मतलब थ्रेड आपने रखा, कवर हो गया आपका सर्कल, और उसके बाद आप उसे स्ट्रेट करेंगे, रूलर के ऊपर रखेंगे, और मेजर करके बता देंगे कि इसका सर्कमफेरेंस कितना है। सिंपल। आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कि डायमीटर और उनके सर्कमफेरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, each student will draw by using any suitable article available in the classroom. Next they will cut out the circle and try to find out the center. They will mark with the pencil. Once this is done, students, तो बच्चों की एक्टिविटी टाइप है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और सॉल्व कर कर आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। एंड ऑफ द मोमेंट हम क्या देखेंगे कि इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स विल फाइंड द वैल्यू C divided by D and report their findings to the teacher, who will then fill in the table on the board. Each group may be all located 4 to 5 observations from the chart and asked to calculate C divided by D. यानी कि जो भी आपका सर्कमफेरेंस है आप उसे उसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो क्या फाइंड आउट करा? फॉर अ सर्कल सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। और वी कैन ऑल्सो हैव डायमीटर कैलकुलेट करना है तो सर्कमफेरेंस को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा डायमीटर क्या है। नाउ एग्जांपल नंबर 1। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 48 सेंटीमीटर। डायमीटर कैलकुलेट करना है तो 48 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास डायमीटर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप डायमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सर्कमफेरेंस आ जाएगा। सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है तो डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है। और अगर आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है तो जो भी दिया हुआ है उसे सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर दीजिए। अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 6i, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज। तो आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 17 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द अप्रोक्सीमेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ। तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, तो पहले 7 इसमें प्लस करेंगे तो ये बनेगा 14, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 18 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफेरेंस इज। तो अगर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, ये आपका क्या आएगा, डायमीटर। और डायमीटर का अगर हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा रेडियस। यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ये आपका डायमीटर है, और इसका आधा कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा रेडियस। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं आपके मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन, जिनमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे उसके बाद आपके पास है आपका प्रैक्टिस टाइम, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ इसके अंदर है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको सॉल्व करने और देखना है कि आपकी कितना आपको समझ में आया है इस चैप्टर के बारे में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।